हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, जो भी इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं, जो भी मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं हर एक्ट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के या चार्टर एक्ट के, वो मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा रही हूँ। फिर इससे पहले जो हमने टॉपिक कर लिए हैं, कौन कौन से कर लिए हैं, पॉलिटी के प्रेसिडेंट हो गया, हमारा वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए हैं, यूज ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी हो गया। प्रेसिडेंट में हम कैसे उसको वाइस प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करके हम उसको, वो मैंने टेबल के थ्रू बताया है। फिर इसी टाइप से इमरजेंसी प्रोविज़न की है, उसकी बहुत ही अच्छी टेबल बता रखी है मैंने, कौन से आर्टिकल कौन से में आ रहा है और कौन सी मेजॉरिटी से हो रहा है, वो भी मैंने टेबल के थ्रू बताया है आपको। यूज़ ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी, ये गाइस इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कहाँ पे कौन सी सिंपल मेजॉरिटी हो रही है, स्पेशल हो रही है, तो वो सारा मैंने एक ही क्लास में करवा रखा है कि कौन कौन से प्रोविज़न में कौन सी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी यूज़ हो रही है। फिर आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ। एक टेलीग्राम चैनल बनाया है अभी जो भी हम पार्ट कर रहे हैं, जो टेबल के थ्रू कर रहे हैं या फिर चार्ट के थ्रू कर रहे हैं या फिर जो भी मैं ये मटेरियल दे रही हूँ आपको, उसकी सभी पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो पीडीएफ कौन कौन सी मिलेंगी? पहले पार्ट में तो मिलेगा लक्ष्मीकांत से जो डायरेक्ट है उसकी फ़ोटो के साथ, जो हाईलाइटेड पार्ट जो है कि उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है, न्यू कमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा वो, कि उसमें से डायरेक्ट आपको स्टडी करना है तो कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से पता चल जाएगा। दूसरा है, जो भी हाईलाइटेड पार्ट है लक्ष्मीकांत का, उसके नोट्स अवेलेबल, टाइप्ड नोट्स अवेलेबल होंगे, वो भी टेलीग्राम चैनल पे होंगे। थर्ड है, जो भी जिस टाइप से मैं आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन है इनकी, इनके इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं, वो टेबल्स के थ्रू हम कैसे कर रहे हैं। जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न की है कि कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी, वो सब वो टेबल वाला, वो टेबल ग्राफ चार्ट जो भी होंगे वो सब इस पे मिलेंगे। वो थर्ड टाइप की पीडीएफ होंगी, तो आप वहाँ पर जाइए और जाकर उनको डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, जैसे जिस टाइप से भी आपको पढ़ना है वैसे करें। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी, जो टेबल और चार्ट में जो मैं आपको दे रही हूँ, वो आप जहाँ पे भी आपका स्टडी प्लेस है, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे उसको आप फ्रंट पे, जहाँ पे भी टेबल लगा रखी है वहाँ पे आप फ्रंट पे लगा लीजिए इनको, और डेली आप एक बार देखते रहना। तो आप उसको कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको डेली माइंड में क्लिक करेंगी, तो आपको इजीली आप मेमोराइज़ कर सकोगे। तो चलते हैं आज हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो भी इम्पोर्टेंट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वो हम एक्ट वाइज देखते हैं, टेबल के थ्रू देखेंगे आज हम इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल, ये आपको पॉलिटी में भी हेल्प करेगा, हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। तो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ पे कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया, वो क्या कर रहे थे? कमर्शियल एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे थे, यहाँ पे जो भी उनकी थी वो उनको वो हैंडल कर रहे थे कमर्शियल एक्टिविटी। फिर सेकंड प्रोविज़न क्या था? सुप्रीम कोर्ट रहा, कैलकाटा में एस्टेब्लिश किया इन्होंने। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास था, वो किसके प्लेस अंडर कर दिए? गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम था, उसके अंडर ये इनकी प्रेसिडेंट इसको ले आए थे। फिर है लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई एक, उसको क्या कह रहे थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोला गया उसको। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों हो गया? क्योंकि ये सारे एक ही फोर्ट विलियम के अंडर कर दिया था इनको, गवर्नर जनरल के जो भी अदर उसके थे, जैसे बंगाल और मद्रास के थे, वो सारे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इसके अंडर हो गए थे, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। तो इसमें क्या हो गया? सीओडी बनाया, वो क्या कर रहे थे? कमर्शियल एक्टिविटी को देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट था, वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया, और एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगी। तो इसमें जो भी बोल्ड है पॉइंट, वो तो आपको कि याद रखना ही रखना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसके। बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं और कन्फ्यूजन भी हो तो, लेकिन ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आपको एक बार ज़रूर देखना है। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसमें क्या हुआ? सीओडी ऑलरेडी था, बीओसी और ले आए। क्या करना था उसको? बीओसी को मॉनिटर कर रहे थे, सीओडी को जो
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको मॉनिटर करने के लिए क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। ये कहाँ पे, लंदन में इस्टेब्लिश किया ये, ताकि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हैं वहाँ पे ये पार्लियामेंट को आंसरेबल रहते थे, जो ये काम कर रहे हैं वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट वगैरह करते हैं ये। फिर है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डुअल गवर्नमेंट आ गई। तो ये आ जाए कि डुअल गवर्नमेंट का अगर आई थी या नहीं आई थी पिट्स इंडिया एक्ट में, तो आई थी, क्योंकि ऑलरेडी क्या था, COD पहले ही था, BOC और ले आया था, डुअल गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे। फिर है चार्टर्ड एक्ट 1813 का, यहाँ पे क्या कर दिया था, फ्री ट्रेड पॉलिसी कर दी थी, मोनोपोली को एंडिंग कर दिया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी, टी और ओपियम में अभी भी इंग्लिश का वो था, मोनोपोली थी उनकी। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी किस किस को छोड़ के की, टी और ओपियम में अभी नहीं था, वो मोनोपोली थी उनकी। फिर है ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी फॉर ऑल सिविल सर्वेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है इसका। 1 लाख रुपए प्रोवाइड किए गए थे एजुकेशन के, लेकिन ये डिसाइड बाद में होगा कि ये उसमें कौन से हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, इनमें बड़ा वो चलेगा। फिर है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, यहाँ पे जो टी और ओपियम था उसको भी मोनोपोली को एंड कर दिया, कम्प्लीटली एंड कर दिया मोनोपोली को। फिर है यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन हो गया। फिर विलियम बेंटिंग कौन थे यहाँ पे, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बोला गया उनको ये। तो ये भी आपको हाईलाइट करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे नहीं किया है, ये हाईलाइटेड पार्ट है इसका, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विलियम बेंटिंग कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। फिर लॉ मेंबर लेके आए TB मैकेलू को, और कमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पे एंड कर दिया गया था। फिर डाइवेस्टेड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। फिर चार्टर्ड एक्ट आया 1853 का, लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे, 1853-54 तक इम्पोर्टेंट थे ये भी। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट थे वो अपॉइंट किए गए थे बंगाल के, कौन थे, एंड्रू फ्रेजर थे ये। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना। फिर लेजिस्लेटिव पावर थी वो सेपरेट कर दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे आपको याद रहे, लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट कर दिया था एग्जीक्यूटिव पावर से। तो ये कुछ हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट आया था, COD यहाँ पे आए थे, BOC यहाँ पे लेके आए थे क्या, पॉलिटिकल उसको कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे कमर्शियल के को कंट्रोल करने के लिए डुअल गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1830 में क्या हुआ था, ट्रेड पॉलिसी को फ्री ट्रेड पॉलिसी करने की कोशिश की थी, लेकिन टी और ओपियम था वो नहीं हुआ था। ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी थी सिविल सर्वेंट के लिए, 1 लाख रुपए दिए थे, ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मीडियम कौन सा होना चाहिए एजुकेशन का। फिर चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, कम्प्लीटली एंड कर दिया मोनोपोली का, और गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बोला गया फर्स्ट टाइम। वो कौन रहे बने थे, विलियम बेंटिंग था। एक लॉ मेंबर ले आए थे, TB मैकेलू को लॉ मेंबर बना दिया था। कमर्शियल एक्टिविटी को वो एंड कर दिया था, क्योंकि ये COD को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। फिर है लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे 1853 चार्टर एक्ट के गवर्नर जनरल रहे। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो, उसने रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे वो स्टार्टेड कर दिए थे यहाँ पे। तो कब आए थे रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये 1854 में आए थे। फिर लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट कर दिया था, एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो गए थे, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव। फिर जैसे 61, 92, 99 और 1999 और 1935, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन 61 में भी कुछ प्रोविज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। एक तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इसका, कि डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ था। जो लोअर जैसे 73rd से कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया था, इसी टाइप से यहाँ पे लोअर जो थी पंचायती या उस टाइप से उनको पावर दी गई थी। तो इसमें जो भी पार्ट है वो मैं बताती हूँ एक बार। लेजिस्लेशन काउंसिल इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता ये बनाई थी। कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम किया था, और रिप्रेजेंटेशन थ्रू नॉन ऑफिशियल मेंबर से। तो पोर्टफोलियो सिस्टम और डिसेंट्रलाइजेशन कब आया, 1861 में। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं था, बस यही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मिंटो मोरले रिफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल और वाइसराय यहाँ पे आए थे, ये दोनों थे।
फिर कम्युनल इलेक्टोरेट्स दिया गया था, किसको, मुस्लिम्स को मिले थे यहाँ पे। फिर वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉर्ड एसपी सिन्हा को मतलब इसको इंक्लूजन किया गया था, तो इसमें ध्यान रखना। फिर है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 का, मोंटेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है इसको, तो ये भी पॉइंट्स में ध्यान रखना है। दायर की आ गई थी प्रोविंशियल लेवल पे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, ये दो अलग अलग थे। उसमें कौन कौन से गवर्नर इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रहा था, और यहाँ पे गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहा था। फिर डायरेक्ट इलेक्शन आए यहाँ पे। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का कहाँ पे आया था, सेंट्रल लेवल पे, जो ये लोकसभा राज्यसभा का है। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, हाई कमिश्नर यहाँ पे बना, बजट था वो सेपरेट कर दिया गया था जो। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वहाँ पे फेडरेशन की बात हुई थी, फेडरल गवर्नमेंट विद ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसको साइन नहीं किया था, तो ये फेडरेशन की बात हुई थी, लेकिन उसमें प्रोविज़न में आई नहीं थी। फिर डायर की थी वो अबोलिश कर दी गई थी, जो प्रोविंशियल लेवल पे लेके आए थे। इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंस लेके आए थे ये। गिवन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ पावर अंडर प्रोविंशियल, बाई कैमरल लेजिस्लेशन लेके आए 6 प्रोविंसेस में। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम वगैरह को दिया गया था, यहाँ पे 6 एंग्लो इंडियंस और पारसीज को भी ट्रांसफ़र कर दिया था। फेडरल कोर्ट, जो फेडरेशन की बातें थी वो सारे, जैसे फेडरल कोर्ट आया यहाँ पे, आरबीआई, फेडरल आरबीआई लेके आए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल यूपीएससी जो फेडरल सर्विस कमीशन बोला जाता है वो, और एब्सोल्यूट वीटो पावर भी यहीं पे बात हुई थी। तो आपको जो भी मेजर हैं वो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको करना है। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आया, डिसेंट्रलाइजेशन 1861 में आया, 1892 में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन आए, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स किसको बोला जाता है, 909 को बोला जाता है। कम्युनल इलेक्टोरेट्स कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, 909 में। 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके भी। मोंटेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म किसको बोला जाता है, 1999 को। डायर की कहाँ पे आई थी, प्रोविंशियल लेवल पे आई थी 1999 में, और यहाँ पे अबोलिश कर दी जाएगी। और ये डायर की कैसे बोले जाता है, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स। फिर डायरेक्ट इलेक्शन है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, ये भी कहाँ पे आया, 1999 में डायरेक्ट इलेक्शन आ रहे हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेशन भी सेंट्रल लेवल पर रहेगी। यहाँ पे फिर कहाँ लेके आएंगे, जैसे यहाँ प्रोविंस लेवल पे लेके आएंगे, तो डायर की को अबोलिश करेंगे इधर। और यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन को, जो अभी भी फ़िलहाल चले जा रहा है, जैसे यूपी में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, आंध्रा में है, अब तेलंगाना में भी है, तो ये एमपी में ये 6 प्रोविंस की जगह पे अब 7 या 8 हो रखा है उसमें, तो वो देखना है। जैसे फिर सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट थे वो भी एक्सटेंड कर दिए थे 6 और एंग्लो इंडियंस को। फेडरल कोर्ट लेके आए थे, फेडरेशन की बात जो भी होगी वो यहाँ पे होगी 1935 में। तो जो भी गाइस जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स के जो भी पार्ट इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा आपका डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चार्ट आप प्रिंट निकालिए और अपने टेबल के सामने लगाइए, अच्छे से इसको रिवाइज़ करते रहिए, अदरवाइज़ इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, माइन्यूट चीज़ें हैं हर उसमें, तो आपको अच्छे से देखनी है इसको और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन